बिल्कुल संजय मिस्टर जी, एक एक जो अभी जो जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से समझाया है संजय कुलकर्णी जी ने कि दुनिया एक अलग तरीके से इस पूरे युद्ध को देख रही थी और कहीं ना कहीं सहमी हुई थी कि युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना चला जाए, और इसमें एटमी बम जिस तरीके से उसका किरदार था, लोग इसमें भी घबरा रहे थे। ईरान को लगातार डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे थे कि उस पर आप सोचिए भी मत वरना हम कार्रवाई करेंगे, हालांकि वो उन्होंने किया भी। लेकिन क्या ये युद्ध थोड़ा और आगे बढ़ता तो ये किस तरफ जाता? क्या दूसरे देश, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, क्या दूसरे देश भी ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ जाते? जैसे चीन हो, पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि दूसरा देश इजराइल सोचे भी ना ईरान के ऊपर हमला करने की, हम उसके साथ खड़े हैं। और रशिया की हम बात कर लें, देखिए ये जितना भी अभी हालात हुए हैं, पहली बात इजराइल ने और अमेरिका ने और ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज देखी है। देखिए जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपके सब मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे निर्भर होते हैं। और जैसे जनरल कुलकर्णी ने भी बोला, देखिए आज की तारीख में ईरान की बहुत ज्यादा वीकनेसेस थी और स्ट्रेंथ भी थी। सबसे बड़ी वीकनेस उसकी ये थी कि उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स बिल्कुल आउट ऑफ मतलब उसके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं था, तो इसमें पूरा एयर सुप्रीमेसी का डोमिनेशन इजराइल के ऊपर था। तो एक एयर स्पेस उनकी पूरी एक्टिवेटेड थी इजराइल के जरिए। दूसरा, इनके जो एक और वीकनेस है कि इनके जितने टॉप साइंटिस्ट हैं और टॉप IRGC कमांडर्स और जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कई लोगों को बर्बाद किया गया, मारा गया, और साथ में मोसाद ने इनकी सिस्टम्स में काफी इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन किया है। तो आज की तारीख में और कई और वीकनेसेस हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ थी ये जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास थी जो ये दाग रहे थे इजराइल के ऊपर, और साथ ही साथ इनकी ये स्ट्रेंथ थी ये जो मिलिशियाज हैं और जो टेररिज्म अटैक कर सकते हैं, और जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो काफी हद तक मैं बोलूंगा वीकेंड हो चुके हैं। इजराइल की भी कुछ कमजोरी थी, जैसे सबसे बड़ी कमजोरी इसकी ये हो चुकी थी कि एयर डिफेंस सिस्टम उतने कामयाब नहीं थे और बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की काफी हिट कर रही थी इजराइल के शहरों में, रिहायशी इलाकों में। ये सब देखते हुए अभी ईरान की जो कैपेबिलिटीज थी वो काफी लिमिटेड होती जा रही थी हर दिन, और खासकर उसके ऊपर ये जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है वो भी एक लॉस ऑफ फेस हो गया था। तो जाहिर है कि इनके साथ कोई खड़ा एक्चुअली नहीं था, कोई भी खाड़ी देश नहीं कर रहा था। और कल अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह को ब्लॉक करते तो ये सारे ये जो अरब देश हैं, ये कई खासकर GCC वाले ये इनके खिलाफ हो जाते, और अच्छी बात है वो सब नहीं हुआ। और जहाँ तक ईरान का रूस का सपोर्ट की बात है, रूस ने बहुत क्लियरली बोला था कि हम वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। चाइना ने भी जरूर स्टेटमेंट दिए हैं, पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, पर वो स्टेटमेंट के अलावा आज ईरान अकेला था। तो ये सब देखते हुए देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इस चीज से तो मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक बहुत बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हैं। कई बार इरेटिक स्टेटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है। और ये हाँ, एक फेस सेविंग डिवाइस इसको भी दिया गया है ईरान को भी, कि आप कतार में हमारे बेस को फायर कर लिए जबकि वो बेस विकेटेड था, और वहां पर कतार के और यूनाइटेड स्टेट्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मिसाइल्स को नाकाम कर दिया। शायद एक आध मिसाइल ही हुई है जो शायद लगी है, लेकिन कोई वहाँ कोई घायल नहीं हुआ है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, फेस सेविंग डिवाइस वो हो गया है और नोशन ऑफ विक्ट्री सबको मिल गई है। तो मेरे को लगता है ये युद्ध अगर बढ़ता, तो आज की तारीख में अगर ये युद्ध बढ़ता तो ईरान काफी हद तक आइसोलेटेड रहता, ना तो उसके साथ पाकिस्तान खड़ा होता, ना कोई अरब देश खड़ा होता। जब सब स्टेटमेंट देते, चीन भी स्टेटमेंट ही दे रहा था, और इसने भी क्या किया, रूस ने भी स्टेटमेंट ही दिए और ये बोला कि हम वहाँ लोगों की मदद करेंगे, ईरानियन लोगों की। एक बार भी उसने नहीं बोला कि हम मिलिट्री मदद करेंगे, और वो करने की काबिलियत ही नहीं थी रूस के पास, क्योंकि पिछले 3 साल से ज्यादा तो खुद यूक्रेन के साथ लड़ा, उसकी इतना मिलिट्री हार्डवेयर डैमेज हुआ है। तो ये युद्ध रुकना था, इसलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था कि सबकी कैपेबिलिटीज देखते हुए उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे थे। लेकिन हाँ, उनकी प्रॉब्लम थी उनके पब्लिक प्रेशर, और वो पब्लिक प्रेशर को सबको एक फेस सेविंग मिल गया है कि हम विन विन सिचुएशन है, तो आज सभी खुश है। ठीक है, हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, जैसा कि संजय मिस्टन जी बता रहे थे, इसका एक और पक्ष है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि हमें ईरान को अब ग्रेट बनाना है। एक नया नारा देकर के वो सामने, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमने ईरान को अब एक नया ईरान बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन की बात वो अचानक से करने लगे थे कि ईरान में अब सत्ता का परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, हमें ईरान को और उसकी सभ्यता को महान बनाना है।
ये जो पॉइंट अमेरिका लेकर के बीच में आ रहा था और लगातार ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जरूर कह रहे थे कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जैसे खुद का नारा उन्होंने दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और राजा पहलवी भी अमेरिका में होते हुए जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे थे कि ईरान में एक तरीके से क्रांति लानी बहुत जरूरी है, आयतुल्लाह खामेनी को हटाना बहुत जरूरी है, तो मेरी निगाह में मुझे लगता है कि कितना भी हम कहें, कहीं ना कहीं पर ईरान के अंदर वो जो रेवोल्यूशनरी जो स्पिरिट है अभी तक गई नहीं। चाहे हम जरूर कह सकते हैं कि औरतों को लेकर के जिस प्रकार से बंदी के हैं और जिस प्रकार से एक तरीके से बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी है रहने के अंदर, लेकिन ईरान के लोग जो हम कह रहे हैं वो अभी भी खामेनी के साथ खड़े दिखते हुए नजर आए। ये कहना कि टोटल रिजीम चेंज हो जाता वो मुश्किल था। ये 3 न्यूक्लियर साइट बर्बाद आसानी से हो सकते थे क्योंकि वो साइट थे जहाँ पे बम गिरा करके उनको बर्बाद किया जा सकता था। तो लोग जो है, लोगों को बर्बाद करना या लोगों की पूरे उनका नजरिया बदली करना बहुत मुश्किल था। ईरान एक वक्त जरूर बहुत फॉरवर्ड लुकिंग देश था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1979 यानी कि 50 साल गुजर गए हैं उस बात को, और अब कहना कि साहब हम वापस 1979 की तरफ जाएंगे, जब लगातार जिस प्रकार से जरूर ईरान और एक पर्शियन सभ्यता है, अरब एक अलग सभ्यता है, ये दोनों के डीएनए अलग अलग है, लेकिन रिजीम चेंज की जब हम बात करते हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा था। तो मकसद एक ही था, पहला कि न्यूक्लियर इनकैपेसिटेशन करना ईरान का, वो मकसद हासिल हो गया। अब दूसरा मकसद एम प्लस ये रेजिम चेंज करेंगे जिससे कि वहां के लोग हमारे तरफ की झुकाव होगा, वो थोड़ा कठिन था। आपने खुद ही देख लिया कि मुनीर किस तरह बदनाम हुए ट्रंप का न्योता लेकर के। तो ट्रंप का न्योता लेने के लिए गए, खाना खाया और पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने एम्बैरेस कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान बार बार कह रहा था। तो ये जो है, लेकिन ट्रंप कुछ कितना भी कुछ भी कहे, उन्होंने जरूर जबरदस्त कोशिश की, और उस कोशिश के द्वारा और उनके दखल अंदाजी के द्वारा, मैं कहूँगा सिर्फ इजराइल के हाथ के बस की बात नहीं थी ईरान को हराने या इस तरह के सीज़फायर लाने का, क्योंकि यूएसए ने दखल अंदाजी दी, यूएसए ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया, यूएसए ने एक क्लियर इंडिकेशन दिया चीन को, रूस को, बाकी देशों को, या आप हट के रहिएगा, ये हमारी तरीका है और हम ही इसको संभालेंगे, और उन्होंने संभाला। अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम इजराइल आधा घंटा पहले तक तो फायरिंग ही कर रहा था तेहरान के ऊपर, वो फायर ना करे और इजराइल भी मान जाए कि भाई अब वाकई ठीक है, जो हो गया तो हो गया। मकसद था कि इजराइल को, ईरान को न्यूक्लियर इंकैपेसिटेट करना, वो हमने कर दिया है। रेजिम चेंज के इजराइल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये इजराइल 2000 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, तो कोई ऐसे नहीं है, लेकिन कम से कम इसके बाद अब जो हमस है, हिजबुल्लाह है, हूदी है, इनको भी, क्योंकि इजराइल पर जो नॉर्मल रहना है वो बहुत जरूरी है। अगर ईरान बाद में भी इस तरीके से प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल को तंग ही करता रहेगा, ये सोच करके, सोच मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ये सोच कर यहूदियों को बिल्कुल समुद्र में फेंक देंगे, इस संसार से उनको हटा करके रख देंगे, ये सोच गलत है और ये सोच होनी नहीं चाहिए। और ये सोचना कि हम ईरानियों को, खासकर इजराइल ने जब ईरान पर हमला भी किया था संजय कुलकर्णी जी, तब तमाम मिडिल ईस्ट के देश, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर कतर हो या फिर दूसरे जो देश हैं, वो लगातार, पाकिस्तान ने भी, चीन ने भी, रूस ने भी निंदा की थी इजराइल की कि आपने जो किया है। और अमेरिका ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर तो उन्होंने कहा कि ये उल्लंघन है। भाई देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, क्या होता है सर्टेन लिमिट तक, रेड लाइन तक ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अरब और पर्शिया दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। अपने लीडरशिप का अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के टर्की एक तरफ, सऊदी अरेबिया एक तरफ, ईरान एक तरफ। अब आप देखिए, शिया सुन्नी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। सुन्नी जितने भी है वो अमेरिकन कैंप में नजर आते हैं, शिया जो है वो रूस और चीन के कैंप में नजर आते हैं। तो इसको सबको देखते हुए, लेकिन ये कहूंगा कि जब तेहरान में जबरदस्त बर्बादी शुरू हुई
उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे मुसलमान जो है संजय मेस्टन जी का एक बार रुक करेंगे। संजय जी, एक अमेरिका और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से आपने देखा कैसे हमारे यहाँ जब भारत और पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक चल रहा था उस बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे आगे आते, और साथ ही अब इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से युद्ध हुआ, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते। सबसे पहले वो तो लगातार धमकाते हैं ईरान को, उसके बाद फिर वो ईरान के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह से लंबा चौड़ा एक शांति संदेश लिखकर सीज फायर की बात करते हैं। क्या एक बार फिर से वो अपनी महानता को दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो दोनों तरफ से मान मनौवल का जो काम है वो हमने किया, और देखिए हमारी यहाँ पर भी बहुत बड़ी भूमिका है इस लड़ाई को रोकने में और यहाँ पर बाकी की जो चीजें आगों को। और चलिए इसी बीच में आपका रुख करूंगी संजय मेस्टन जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही, जल्दी से आपको बड़ी खबर दे देते हैं।